For regular update, please subscribe our channel Daily Gautam Sanskrit and press bell icon right side on your screen. नमस्कार विद्यार्थियों, सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं विसर्ग संधि के अंतर्गत रूप विसर्ग संधि की। अब तक हम विसर्ग संधि के अंतर्गत सत विसर्ग एवं उत विसर्ग का अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं। रूप विसर्ग का अर्थ होता है विसर्ग के स्थान पर रह हो जाना, यानी विसर्गस्य रेफः, यानी विसर्ग के स्थान पर रेफ हो जाना, लगातार हो जाना ही रूप विसर्ग कहलाता है। किन परिस्थितियों में होता है, क्या कंडीशन है इसकी देखते हैं। इसका जो प्रथम सूत्र है वह है इचो अशी विसर्गस्य रेफः। इसका अर्थ होता है इच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले स्वर जो हैं, वर्ण जो हैं, वह है ए या आ को छोड़कर के सभी स्वर इस प्रत्याहार में आते हैं, केवल ए या आ नहीं आते। तो इच का अर्थ हो गया ए या आ को छोड़कर सभी स्वर। इनके पश्चात में विसर्ग हो तथा विसर्ग के पश्चात अश प्रत्याहार में आने वाले व्यंजन, यानी कि अश प्रत्याहार जिसमें सभी स्वर हैं तथा सभी व्यंजन हैं, यह आए। ए या आ को छोड़ करके कोई भी स्वर के पश्चात विसर्ग आए तथा विसर्ग के पश्चात कोई भी स्वर अथवा व्यंजन आए तो विसर्ग के स्थान पर रुत्व हो जाता है, यानी कि रेफ हो जाता है, विसर्ग का आधा रह हो जाएगा। कैसे होगा उसकी हम चर्चा करते हैं एग्जाम्पल में देख करके। देखिए, जैसे ज्योति ही दम गम्य है, यहां विसर्ग से पूर्व ई है, ए या आ नहीं होना चाहिए। अगर ए या आ हुआ तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा अथवा स हो जाएगा। ए या आ को छोड़कर के कोई भी स्वर होना चाहिए तथा विसर्ग के पश्चात व, यानी कि कोई भी स्वर कोई भी व्यंजन आए तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा रकार, और ये रे के पश्चात कोई स्वर नहीं है तो रे ऊपर चला जाएगा और यह हो जाएगा ज्योतिर्गम्य। इसी प्रकार से तैधम आगतम, विसर्ग से पूर्व आई है, इसके पश्चात स्वर है तो भी विसर्ग रे में बदलेगा और यह हो जाएगा तैरागतम। विसर्ग का रह हुआ, रह के पश्चात आ है तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा और यह हो जाएगा तैरागतम। ये रकार जो है ये स्वर में मिल जाएगा, रा बन जाएगा। इसी प्रकार से कुलपति ही धन एव, यहाँ पे विसर्ग के पश्चात, विसर्ग से पूर्व ई है तथा विसर्ग के पश्चात ए है तो विसर्ग का रे हो जाएगा और रे में ए मिलेगा तो रे हो जाएगा, यह हो जाएगा कुलपति देव। इसी प्रकार से धेनु धन गच्छति, रुक जा बेटा, यह हो जाएगा धेनु गच्छति। अब देखते हैं इसका दूसरा नियम। दूसरा नियम इसका कि अव्यय, अव्यय का आप समझते हो कि नए व्यय की अव्यय, वे शब्द अथवा पद जो कभी बदलते नहीं, हमेशा एक समान रहते हैं, अविकारी रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो यदि अव्यय के पश्चात विसर्ग हो तथा ऋकारांत पद जो भी हैं, ऋकारांत पद जैसे कि पितृ है, मातृ है, इनके जो संबोधन, प्रथमा एकवचन का जो संबोधन होता है उसमें जैसे मातृ का संबोधन होगा माता है, हे माता है, पितृ शब्द का संबोधन होगा हे पिता है। तो इनके संबोधन में यदि विसर्ग से पूर्व
ए या आ हो तो भी रेफ हो जाता है। केवल विसर्ग से पूर्व ए या आ का रेफ तभी होगा जब वह या तो अव्यय का विसर्ग होगा या किसी भी अव्यय के पश्चात का विसर्ग हो, अथवा अधिकारांत पद जैसे मातृ पितृ है, इनका जो संबोधन है होता है एक वचन, उसका रेफ हो, उसका विसर्ग हो तो ही विसर्ग का रेफ होगा। यहाँ पे जो पूर्व में सूत्र बताया था कि विसर्ग से पूर्व ए या आ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ए या आ हो तो भी रेफ हो जाता है। वह केवल एक ही कंडीशन में होता है कि वह या तो अव्यय का विसर्ग हो अथवा अधिकारांत पद के संबोधन का विसर्ग हो। कैसे होता है देखिए, इसके एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे प्रातः धन गच्छति, प्रातः जो पद है वह अव्यय पद है, इसमें विसर्ग आ रहा है और विसर्ग से पूर्व ए है तथा विसर्ग के पश्चात वही अश आ रहा है, व्यंजन है, तो विसर्ग का रेफ हो जाएगा यहाँ पे अकार होते हुए भी, और यह हो जाएगा प्रातः गच्छति। यहाँ पे विसर्ग का रेफ इसीलिए हुआ है क्योंकि ये प्रातः जो है अव्यय पद है, केवल अव्यय पद में ही अकार का रेफ होता है अथवा अकार का रेफ होता है, अकार के पश्चात विसर्ग का रेफ होता है। इसी प्रकार से देखेंगे हम आगे। पुनः धन अत्र, पुनः भी एक अव्यय पद है, इसके पश्चात आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो विसर्ग का रे हो जाएगा और यह हो जाएगा पुनरात्र। अब बात करते हैं अधिकारांत पद के संबोधनों की। जैसे पितृ शब्द का प्रथमा एकवचन संबोधन का रूप जो है वो है पितः, पितः वंदे। विसर्ग से पूर्व ए है लेकिन ये अधिकारांत पद का संबोधन है तो भी यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर रकार हो जाएगा और यह हो जाएगा पितर वंदे। इसी प्रकार से मातः वंदे, ये हो जाएगा मातर वंदे। इसी के साथ जो रूप विसर्ग संधि है अथवा विसर्ग का रेफ है, इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे चर्चा करते हैं विसर्ग लोप संधि की। विसर्ग लोप अर्थात विसर्ग का लोप हो जाना यानी कि नष्ट हो जाना, विसर्गस्य लोप है, विसर्ग का समाप्त हो जाना। किन परिस्थितियों में होता है देखते हैं। इसका प्रथम जो सूत्र है वह है आतोषी विसर्गस्य लोप है। आतो, आतो का मतलब होता है आगे पश्चात विसर्ग हो तथा इसके पश्चात अश, यदि सभी स्वर या व्यंजन, कोई भी स्वर हो तो व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग समाप्त हो जाएगा। यदि विसर्ग से पूर्व आ है और विसर्ग के पश्चात कोई भी स्वर अथवा कोई भी व्यंजन है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इसकी कुछ कंडीशन है वो आगे बताएंगे अगले सूत्रों में। कैसे होता है देखिए, जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं हम। बालकः प्लस हसन्ति, यहाँ पे बालकः हसन्ति हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। गजा तिष्ठन्ति, यहाँ पे गजा तिष्ठन्ति हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। लताः गच्छन्ति, यहाँ पे लता गच्छन्ति हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा।
तो आ के पश्चात विसर्ग हो, विसर्ग के पश्चात कोई भी व्यंजन आवे अथवा स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब इसका दूसरा नियम समझते हैं हम। वह सूत्र क्या कहता है देखते हैं। अतो अंत्यचि विसर्गस्य लोपः। अतो अंत्यचि, इसका अर्थ क्या होता है कि यदि विसर्ग से पूर्व अह अत हो तथा विसर्ग के पश्चात ए को छोड़कर कोई स्वर आए, केवल अकार नहीं होना चाहिए, ए को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आए, क्योंकि यदि ए आएगा विसर्ग के पश्चात तो फिर उत विसर्ग हो जाएगा और पूर्व रूप संधि हो जाएगी, जैसे कोपी होता है। तो ए को छोड़कर के कोई भी स्वर आए, केवल व्यंजन नहीं, यहाँ पे स्वर की बात है कि ऐसे के पश्चात विसर्ग हो, विसर्ग के पश्चात भी ए को छोड़कर के कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कैसे होता है देखिए, जैसे बाल है एति, ये हो जाएगा बाल एति। कृष्ण इच्छति, विसर्ग से पूर्व अकार है और इसके पश्चात ई स्वर है तो यहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा कृष्ण इच्छति। कंडीशन यही है कि इसके पश्चात ए नहीं होना चाहिए, ए को छोड़कर के कोई भी स्वर व्यंजन नहीं होना चाहिए, केवल स्वर, वो भी ए को छोड़कर के, तो ही विसर्ग का लोप होता है। अब इसके नेक्स्ट नियम की चर्चा करते हैं हम, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। वह है एतद्दोह सुलोपो अकोर न समासे हली। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, एतत्, एतत् का मतलब यह होता है, एतत् के रूप चलते हैं, इसका जो प्रथमा एकवचन का रूप है एष है। इसी प्रकार से तत्, जिसका प्रथमा एकवचन का रूप है सह पुल्लिंग का, इनके विसर्ग का लोप हो जाता है यदि सामने अकार नहीं हो, एवर्ण को छोड़कर के कोई भी वर्ण आए, चाहे वह व्यंजन अथवा स्वर हो। सूत्र में हल का ही प्रयोग किया गया है। और नए तत्पुरुष समास को छोड़कर के, ये जो कंडीशन है ये नए तत्पुरुष समास में मान्य नहीं होती। नए तत्पुरुष समास जो कि विपरीतार्थक है, जैसे कि न ब्राह्मण इति अब्राह्मण, न काल इति अकाल, न तिथि इति अतिथि, ये नए तत्पुरुष समास है। तो नए तत्पुरुष समास में ये नहीं होता। इसके अलावा एष है और सह, इनके पश्चात विसर्ग के पश्चात कोई भी स्वर अथवा व्यंजन आवे अकार को छोड़ करके, ए वर्ण नहीं आना चाहिए, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कैसे होता है देखिए, जैसे कि शह राम है, ये हो जाएगा सराम। एष कृष्ण, एष कृष्ण, एष गच्छति, एष गच्छति, सह आगच्छति, स आगच्छति। इस प्रकार से यहाँ एष और सह के विसर्ग का लोप हो जाता है नए तत्पुरुष समास को छोड़कर के, यदि सामने कोई भी व्यंजन हो अथवा स्वर हो, अकार नहीं होना चाहिए, बाकी इसका लोप हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सूत्र की तरफ, जो है रोधी। रोधी सूत्र क्या कहता है देखिए,
कि विसर्ग का रुत्व हो, विसर्ग से बना रेफ हो और इसके पश्चात रे आए, केवल रे वर्ण आए, तो जो विसर्ग का रेफ है इसका लोप हो जाएगा, यानी रुत्व विसर्ग का लोप हो जाएगा और विसर्ग के स्थान पर जो पूर्व का जो ह्रस्व स्वर है वह दीर्घ हो जाएगा। पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। यदि विसर्ग से पूर्व विसर्ग के पश्चात रकार हुआ और विसर्ग रुत्व का हुआ, रेफ का बना विसर्ग हुआ, रकार का विसर्ग हुआ, तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा विसर्ग से पूर्व जो ह्रस्व स्वर होता है, लघु स्वर होता है, उसका दीर्घ हो जाता है। कैसे होता है देखिए, जैसे पुनः धन ममते। अब ये जो विसर्ग है ये रकार का विसर्ग है, रुत्व का विसर्ग है। कैसे देखते हैं हम? मूल शब्द है पुनः, इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है, सुपसर्ग षष्ठ और सूत्र से सुपसर्ग का रू हो जाता है, रेफ हो जाता है इसका, तो ये रेफ का विसर्ग हो गया। पुनः खरवसानी विसर्ग सूत्र से ये विसर्ग हो जाएगा, ये पुनः हो जाएगा, तो ये रेफ का विसर्ग है। विसर्ग का किसका है? रेफ का विसर्ग है। तो यानी कि रेफ के विसर्ग के पश्चात रे आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग का लोप हो जाता है और इससे पूर्व का यदि ह्रस्व वर्ण हुआ, लघु स्वर हुआ, तो उसका दीर्घ हो जाएगा, यह हो जाएगा पुनरमते। यहाँ पे देखिए विसर्ग का लोप हो गया और ये अकार है विसर्ग से पूर्व, इसके स्थान पर दीर्घ हो गया, आ हो गया, ये पुनः हो गया। इसी प्रकार से कवि ही राजते, यहाँ पे विसर्ग से पूर्व लघु ई है, ह्रस्व इकार है, इसका दीर्घ हो जाएगा और ये हो जाएगा कवि राजते। शंभु राजते, यहां हो जाएगा शंभु राजते। निहि धन रोग, ये हो जाएगा सर्वप्रथम तो विसर्ग कर रहे हैं तो निर हो गए, निर रोग है। रकार का लोप हो जाएगा विसर्ग के रकार का और पूर्व का जो स्वर है वह दीर्घ हो जाएगा, ये हो जाएगा निरोग है। इसी प्रकार से नीरव निर्धन रव है, यह हो जाएगा नीरव है। एक बात ध्यान रखना, मन है धन रथ है, यहां पे इसके विसर्ग का रकार नहीं होगा क्योंकि ये हसिच जो सूत्र है वह इसका विरोध करता है और ये उत विसर्ग होगा, यहाँ पे मनोरथ ही होगा, मनोरथ नहीं होगा। इसका जो मनोरथ लिखते हैं ये गलत है, बिल्कुल मनोरथ ही होगा इसका। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ हम जो विसर्ग लोप संधि है इसको भी समाप्त करते हैं और जो हमारा संधि प्रकरण है यह भी आज इसके साथ समाप्त होता है। आगे हम चर्चा करेंगे अन्य प्रकरण के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।